अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। ज़ियाउल हक साहब ने जब ये तय किया कि वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सियासियात का नक्शा तब्दील करेंगे तो उन्होंने विलेज मिडिल क्लास को इस्टेब्लिश करने का फ़ैसला किया। एशियाई तरक्याती बैंक से मिलने वाला लोन जो था वो लोन आगे तकसीम किया गया गांव के अंदर, देहात के अंदर, पंजाब और सिंध के ख़ास तौर पे टारगेट करके, और वहाँ पे मिलें लगवाई गई जो 82 के करीब थी, जिनमें कहा जाता है कि 72 अभी तक आज भी ऑपरेशनल हैं। इन शुगर मिलों ने एक नई रूरल मिडिल क्लास को जनरेट किया और एक शुगर मिल जो है वो एक एमपीए के हलके का नतीजा चेंज करने की सलाहियत रखती है, क्योंकि वो इतनी जगह का गन्ना खाती है कि जो एक एमपीए को जितवा सकता है। इस पॉलिटिकल डायनामिक्स से पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री हमेशा एक पॉलिटिकल इंडस्ट्री रही है। ये कभी भी सेल्फ सफिशिएंट या सेल्फ सर्वाइवल इस इंडस्ट्री ने नहीं लिया। इसे हमेशा सस्टेनेबिलिटी के लिए सरकार की सरपरस्ती, सब्सिडी या ज़र तलाफ़ी की ज़रूरत रही है। और ये जब से ये इंडस्ट्री 80s की दिहाई से इतनी तादाद के अंदर इस्टेब्लिश हुई पाकिस्तान में, तब से ये सिलसिला चल रहा है। शुगर इंडस्ट्री से 21 बाई प्रोडक्ट मिलती हैं और 19वां प्रोडक्ट जो होता है वो शुगर होती है। लेकिन पाकिस्तान की इंडस्ट्री वाहिद इंडस्ट्री है जिसके अंदर सिर्फ चीनी हासिल की जाती है और बाकी जो गन्ने की राब होती है या जो उसका तलछट होता है, तलछट को हम बहा के नहरों के अंदर, गाँव के नहरों के अंदर, दरियाओं के अंदर अपनी पूरी इकोलॉजिकल तबाह करते हैं। हालांकि उससे 3, 4, 5 केमिकल भी निकल सकते हैं और डाइज भी निकाली जा सकती है। वो 8 एक प्रोडक्ट उसकी होती हैं और अल्कोहल से लेके और बाकी जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो उसके राब से निकलती हैं, जो कि हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। कुछ मिलों ने उसमें लगाया और उनका नाम भी नहीं है। जो चीनी की रिपोर्ट आज सबमिट हुई है या कभी भी सबमिट हुई है, उन मिलों का नाम शायद उसमें नहीं होता जिनकी डिस्टिलरीज चल रही होती हैं, यानी जो अल्कोहल बना रहे होते हैं, एथेनॉल बना रहे होते हैं। एथेनॉल बना के भी हम उसकी प्रोडक्ट नहीं बनाते आगे, बल्कि उसको एक्सपोर्ट कर देते। ये एक उसका पहलू है। आज मौजूदा हुकूमत की तरफ से कायम करदा रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट, ये वो रिपोर्ट है जिसे देख के सदर मुमलकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने कहा था कि ये तो गैंग रेप हुआ है पाकिस्तान की कौम का। अब गैंग रेप जो है, मैं ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करने की जसारत कर रहा हूँ क्योंकि ये सदर पाकिस्तान ने अदा किया है। ये अगर कहीं पे ये वारदात हो रही हो तो वहाँ पे कोई पुलिस वाला, कोई इन्वेस्टिगेटर, इवन को मोहल्ले का बंदा भी उसके पास से गुजरता हुआ कर दे तो वो सिलसिला रुक जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसमें ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जब ये सारा स्कैंडल शुरू हुआ था, जब ये सारी लूटमार शुरू हुई थी, तो उस वक्त चीनी की जो कीमत थी वो 60 से 65 रुपए के दरमियान थी। इस वक्त ये 85 रुपए प्लस के ऊपर फरोख्त हो रही है और 95 पे भी गई थी। बाज़ डिपार्टमेंटल स्टोर बड़ी जगहों पे अब भी 90 प्लस पे बिक रही है, लेकिन ये कीमत वापस नहीं आ रही। असल में तो ये है असल डकैती, वो डकैती तो थी नहीं जो चंद अरब रुपए की है, 23-24 अरब रुपए की। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, अब तक जो ये सारी सूरत हाल है, इसमें चीनी में, सिर्फ एक चीनी के अंदर 100 अरब रुपया और दूसरा जो अंदाज़ा अपोजिशन ने लगाया है 185 अरब रुपया इजाफी पाकिस्तान के आम सारफ के जेब में से निकाला जा चुका है। और ये ऐसी कमाल की प्रोडक्ट है कि इसके बगैर पाकिस्तान का कोई किचन मुकम्मल नहीं होता, भले वो जितना मर्जी अमीर से अमीर घराना हो और भले वो जितना मर्जी गरीब से गरीब घर हो। तो ऐसी सूरत के अंदर ये जो बकौल सदर आरिफ अलवी साहब के ये जो गैंग रेप था, इसको तो रुकना चाहिए था, वो नहीं रुका, बल्कि कौम को वो चंद करोड़ और चंद अरब रुपए की सब्सिडी की तरफ लगाया जा रहा है कि वो फलाना खा गया और ढमकाना खा गया और ये हो गया और वो हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हस्बे साबक FIA के आला हीरे दिमागों ने बड़ी कमाल की रिपोर्ट मुरतब की है। उस रिपोर्ट के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन ये जो पिछले प्राइस के ऊपर जो खरीदी गई है,
जर्नलिज्म के अंदर या गांव में रहने वाले हर शख्स को पता है कि चीनी के लिए मिलें गन्ना कैसे खरीदती हैं। वो इस रिपोर्ट के अंदर हमें दोबारा बताया गया, हमारे इल्म में इजाफा किया गया। वो उसके अंदर कट्स कैसे लगाती हैं ये भी हर बच्चे को पता है। सहाफत के अंदर जो बंदा आता है उसको पहले दिन ही पता लग जाता है ये सारा कुछ कैसे होता है। ये सारी बातें FIA ने अपनी रिपोर्ट में लिख दी हैं, अपनी कमीशन जो कमीशन FIA की सरबराही में बना था। तो खैर ये थोड़ा सा मैंने कहा इंट्रोडक्शन दे दूं इसका। अब ये हमारा आज का पहला मौजू होगा और दूसरा मौजू ज़ाहिर है कि कोरोना कंटिन्यू कर रहा है। कोरोना अपडेट्स होंगे। 10,44,000 का हिंसा क्रॉस कर गई जी। कैजुअलिटीज़ की तादाद कल 985 थी, 86 थी और आज 1044 हो गई। यानी कि अब रोज़ाना कोरोना से मरने वालों की तादाद जो है वो 50 का मैजिक फिगर जो है वो क्रॉस कर गई है पाकिस्तान के अंदर। और 48,500 लोगों में ये पॉजिटिव हो चुका है। और ये जहन में रखिए कि हम बड़ी कम तादाद के अंदर इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू आर पॉपुलेशन। ये आज का मौजू और आज के मेहमानान गिरामी का हम आपसे तारुफ करवाते चलें। आज हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ सैफुर रहमान साहब। सैफुर रहमान साहब जो हैं वो सीनियर सहाफ़ी हैं और तजिया निगार हैं, अंग्रेज़ी में कॉलम लिखते हैं और हमारे सीनियर्स में भी शामिल हैं। और इनकी सीनियरिटी तो इनके सफ़ेद बालों से झलकती है। हमने कभी कभी छुपाए होते हैं वैसे। हमने अपनी सीनियरिटी वैसे ही साफ करवा दी है पता ही ना लगे। बरी जिम्मा हो गया, बरी जिम्मा हो गया, फारगुल बाल हो गए। हाँ जी। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमदम तरीना जनाब अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब, दिन मीडिया ग्रुप के ब्यूरो चीफ, सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुमताज़ भट्टी साहब। मुमताज़ भट्टी साहब हमारे दिन मीडिया ग्रुप के ब्यूरो चीफ हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं रोज़नामा दिन के। इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा नागे किए हैं इन्होंने प्रोग्राम के, तो इनसे उसकी वजूहात भी पूछेंगे। और जनाब स्काइप पे जनाब आज खसूसी तौर पे चूँकि इकॉनमी का इशू था तो मैंने कहा कि इनसे अच्छा इकॉनमी के इशू को एड्रेस कोई नहीं कर सकता। खालिद महमूद रसूल साहब बड़े संजीदा और मतीन, जिसे कहना चाहिए तजिया नगारों में आपका शुमार होता है, कॉलम भी लिखते हैं, नायत फरमाते हैं। हम जैसे बहुत सारे लोगों को इनसे बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिलता है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपका भी तशरीफ़ लाने का। चूँकि रिपोर्ट इस्लामाबाद से जारी हुई है तो मुमताज़ भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब, रिपोर्ट तो जारी हो गई सर, अब सोशल मीडिया पूछ रहा है कि इस पे अमल दरामद कब होगा जी? देखिए, ये कहा जा रहा है, काबीना के ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इसके ऊपर जो है जल्द फौजदारी मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और गिरफ्तारियां होंगी और उसके बाद रकम जो है उसको वापस रिकवर किया जाएगा। अब वो FIA करेगी, वो नैब करेगी, वो किस मैकेनिज़्म के तहत होंगे, ये सवाल अभी बाकी हैं। बड़ी एक कंजर्वेटिव किस्म की मुबहम एम्बिगुअस प्रेस कॉन्फ्रेंस शहजाद अकबर की सामने आई और काबीना के इजलास के अंदर इसको जारी करने की मंजूरी और मज़ीद इसके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई। तो ये सारी सूरत हाल है। रज़वान साहब, बात अगर आप गौर करें, कुछ अर्सा पहले मैंने इसी प्रोग्राम में की थी कि इन्होंने बिल आखिर मलबा जो डालना है वो ग्रेड 17 के अफसर के ऊपर डालना है जो कि पहले कॉन्ट्रैक्ट पे था और अब मुस्तकिल है। क्यों? आज शहजाद अकबर की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो वो सारी की सारी ये जाहिर करती है कि चीनी की कीमत के तयन के अंदर जो है वो गड़बड़ होती रही और चीनी की कीमत का तयन कौन करता था? वो सेक्शन अफसर, वो जिसका मैं आपको बता रहा हूँ जो पहले कॉन्ट्रैक्ट पे था और अब जो है वो मुस्तकिल है। इसी ने नवाज शरीफ दौर के यानी शाहिद खाकान अब्बासी जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त की, इसी ने अभी की। अब सवाल ये उठता है कि इसका तरीक़ाकार क्या था, यानी कि वर्किंग प्रोसीजर क्या था चीनी की कीमत के तयन का, कि वो शुगर मिल्स एसोसिएशन से मालूम करता था कि आपको जो है वो चीनी कितने की किलो पड़ रही है। वो जो उसको बताते थे उसके मुताबिक वो लिख देता था। अब ये देखने की बात है कि इस प्रोसीजर को ऐसे क्यों रखा गया था। अब जब ये कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ये केस जाएगा तो ना वो 17वें ग्रेड के अफसर को पकड़ सकते हैं, क्योंकि आपके जो प्रोसीजर्स हैं, SOPs हैं और जो आपका तरीक़ाकार था उसी के अंदर खामी थी और आपने तब्दील नहीं किया। और ये तब्दील किसने करना था? यकीनन हुकूमतों ने करना होता है। इसका मतलब है कि जो लोग ऊपर बैठे हुए होते हैं, इनको ब्रीफिंग्स जब दी जाती हैं तो ये गूंगे और बहरे होते हैं, इनको पता नहीं चलता है। इनसे जो मर्जी पास करवा लिया जाए, बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेज अवाम को जितने मर्जी भुगतने पड़े, एक दफ़ा ये उसके ऊपर मोहर सबत कर देंगे। और ये एक दफ़ा नहीं, कई मौक़ों के ऊपर हमने देखा। मिसाल के तौर पे
ये चीनी वाला मामला है, ये कैबिनेट से गुजर गया, पता नहीं चला। दवाइयों की कीमतों वाला कैबिनेट से गुजर गया, पता नहीं चला। फिर ये जो कमीशन के अंदर जो है वो कादियानियों को अक़लियत डिक्लेयर करने का मामला था, ये हाथों से निकल गया, पता नहीं चला। भाई ये मुल्क का है, ये फजे की दुकान है। जो जिस तरह से ये आप चला रहे हैं, आपको तो हर चीज़ के ऊपर पहले से ब्रीफिंग्स लेनी चाहिए और आपके पास सारे नोट्स होने चाहिए। जब कैबिनेट के अंदर आप किसी चीज़ की मंजूरी देते हैं, कल आप किसी और चीज़ की मंजूरी दे दें, आपको बुनियादी तब्दीली की ऐसी मंजूरी दे दें जो कि बड़ी डेंजरस हो। तो ये अब बुनियादी तौर पे अब उस इस केस के अंदर जो मेन आपका फोकस आ रहा है तहकीकात का, वो उस 17 ग्रेड के अफसर के ऊपर आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर एक पॉलिटिकल वो आपको सीन नज़र आ रहा है कि जी ओमनी ग्रुप के साथ उनको जो है वो नथी कर दें, इनको अपना क्या नाम है, जहांगीर और इसको मियाँ बरादरान को, हमज़ा को। तो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग इस सारे के अंदर से अब जो जिस तरह से ये आगे डेवलप हो रही है, एक इंतकाम का जो है वो वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा है कि जी फाइनली इसको जहांगीर तरीन को बीच में रख के तासुर ये दिया जाएगा कि सिर्फ एक मुखालफिन को नहीं बल्कि अपने लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। और जहांगीर तरीन के साथ जितनी बैकडोर डिप्लोमेसी हुई पिछले दिनों के अंदर, वो फेल होने के बाद ये इकदाम उठाया गया। अब उनका ये सवाल था कि मौक़िफ़ ये था जहांगीर तरीन और यही पे रुक जाए भट्टी साहब, यही पे रुक जाए। ये आप खबर दे रहे हैं कि जहांगीर तरीन के साथ जो पहले शहबाज गिल को भेजा था उसके पाँव पकड़ने के लिए, फिर खटक साहब गए थे, वो भी सुना है कि जाके बैठ गए थे कदमों में, तो वो सारी डिप्लोमेसी फेल हो गई है। आप ये बात कंफर्म कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, उन्होंने उनकी जो पॉलिटिकल राब्ते थे वो तोड़ने से इनकार कर दिया था। और उसमें सिर्फ ये गिल और वो नहीं गए अपना खटक साहब, बल्कि बीच में कोई रिटायर्ड अफसर जो धरनों में जो पिछले 2014 के धरनों में जहांगीर तरीन के भी बड़े करीब थे और जो इमरान खान साहब के भी बड़े करीब थे, वो भी बीच में अपना किरदार अदा करते रहे, लेकिन वो सारा नाकाम हुआ। 3-4 दिन पहले जो है वो पहले सीज फायर हो गया था, लेकिन फिर बाद में बीच में कोई डेवलपमेंट्स हुई, क्योंकि उनका जो बुनियादी मुतालबा था वो पूरा नहीं हो रहा था कि आप इसको एक्सपेंड करें इंक्वायरी को और तमाम शुगर मिलों को इंक्वायरी के अंदर लेकर आएँ, टारगेट करके ना करें। ये जहांगीर तरीन का मुतालबा रहा FIA के सामने भी और मीडिया के सामने भी, तो वो उनका पूरा नहीं हुआ, जिसकी के बाद जो है ना ये सूरत इस ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि पिछले चंद दिन से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है रिजवान रज़ी साहब, पिछले चंद दिन से कि चौधरियों का डेरा भी आबाद है, जहांगीर तरीन भी इस्लामाबाद में थे और जो मौलाना फजल रहमान है वो भी इस्लामाबाद में थे और राब्ते भी जारी थे। तो उसके बाद ये सामने आया है और आप ईद के बाद तहरीक भी देख सकते हैं जो कि महंगाई के अलावा बदनज़मी और कुछ दीगर इश्यूज़ के ऊपर जो माजी में भी बड़े संगीन तरीके से सामने आए, उनके ऊपर मुश्तमिल होगी। ठीक ठीक ठीक। खालिद महमूद रसूल साहब, सर ये जो सूरत हाल है, ये भट्टी साहब ने भी कहा कि बड़ी मुबहम सी रिपोर्ट है। मुबहम रिपोर्ट हो या वाजे हो, एज ए कंज्यूमर और एज ए वॉच डॉग, मीडिया एज ए वॉच डॉग, मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि कीमत तो उसकी ज़्यादा चार्ज हो रही है कस्टमर से, और वफाकी हुकूमत कह सकती है ये सूबाई मामला है, और सूबाई हुकूमत हमें कहती है कि जी चीनी की रिपोर्ट आ रही है। कस्टमर कहाँ जाए सर, कंज्यूमर कहाँ जाए सर? उससे 40% तक जायद कीमत वसूल की जा रही है। रॉ मटेरियल उसी प्राइस पे ख़रीदा गया जिस पे वो 65 रुपए की या 62 रुपए की बिकती थी, लेकिन जो है वो बेची जो है वो 80 रुपीज़ प्लस के ऊपर जा रही है। तो कंज्यूमर कहाँ जाए सर? ये वक्त है कि कंज्यूमर जो है वो रोज़ाना शाम को बैठ के टॉक शोज़ की लज्जत पसंदी का मज़ा ना ले और सिर्फ चंद एक शख्सियात जो है उसके गिर्द होने वाली गुफ्तगू के सैर से निकले, और उसे ये एहसास होना चाहिए कि ये रिपोर्ट जो है इस एतबार से खुशाइन चीज़ है कि हमारे यहाँ शुगर इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, उसका जो कार्टलाइजेशन थी उसके चेहरे से निकाब इसने सुरकाया है।
और ये जो कार्टलाइजेशन है कम से कम पिछले 40 सालों में 1985 से ऑनवर्ड 35 सालों में आहिस्ता आहिस्ता करके इंतहाई ज़्यादा मजबूत हुआ। और ये हमारी सियासी जितने भी खानवादे हैं वो इसका हिस्सा रहे हैं। वो भले आज की हुकूमत में है या आज की अपोजिशन में है या कल की हुकूमतों और अपोजिशन में रहे हैं, लेकिन पिछले 35 सालों में आप देखिए कि ये शुगर मिल्स जो हैं, इसमें तमाम सियासी खानवादे आए और ये कोई इत्तफ़ाक नहीं है आज कि ये जो 90 शुगर मिलें हैं, इसमें तकरीबन 80% से ज़्यादा लोग जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सियासी खानवादों से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी सियासत इसके इर्द-गिर्द घूमती है। तो ये रिपोर्ट उस एतबार से खुशाइंद है कि इसने वो एक बहुत बड़ी जो कार्टलाइज़ेशन है, उसके चेहरे से ज़रा-सा नकाब सुरकाया है। और जो कंज़्यूमर है वो बजाय इसके कि सिर्फ अपनी इस प्राइस को देखे, उसे ये देखने की ज़रूरत है कि इस सिस्टम में किस तरह लोगों ने नकब लगा के पूरे का पूरा सिस्टम हाईजैक किया हुआ है और उसके ऊपर पूरा एक निज़ाम पल रहा है, पूरी एक सियासी अशराफिया पल रही है। तो कंज़्यूमर को तो इस वक़्त वो ज़रा सोचने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ एक शुगर क्या, और बहुत सारे एरियाज़ भी हैं, जैसे भट्टी साहब ने अभी मेडिसिन्स का ज़िक्र किया और कुछ और चीज़ों का भी ज़िक्र किया। अब आ जाइए ज़रा इस रिपोर्ट के ऊपर। ये जी। रिपोर्ट इस एतबार से तो खुशाइंद है कि इसने उस कार्टलाइज़ेशन को थोड़ा-सा एक्सपोज़ किया है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा इसका एलिमेंट जो है वो ये है कि बजाय इसके कि हमें जो रियल और कोर इश्यू है, उसको ये एक्सपोज़ करती कि ये बुनियादी तौर पे ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है, अशराफिया की, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स की, जिन्होंने एक पूरा एंड टू एंड वैल्यू चेन को हाईजैक किया हुआ है कि वो गन्ने की कीमत भी मुतय्यन करते हैं, मिल्स की क्रशिंग कैपेसिटी भी उन्हीं के पास है, आगे फिर जो उसकी मार्केट है उसमें जो प्राइस जिस तरह अंदाज में बन रही है वो भी उन्हीं के पास है। इसी में स्पेकुलेटिव कारोबार भी हो रहा है, कच्चे का भी हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग की भी सारी बातें हो रही हैं। तो ये तो भाई पूरी एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ये एक बहुत बड़ा एक सिस्टमिक तरीके से एक पॉलिटिकल बंदोबस्त में सारी अशराफिया शामिल है। इस रिपोर्ट ने उसको तो टच तक नहीं किया कि ये बुनियादी तौर पे ये सारे लोगों की जो मिली भगत है पिछले 35 सालों से कम से कम, ये इस पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है शुगर की, उसकी तरफ तो आए नहीं। अब इन्होंने किया ये, अच्छा दूसरी बात ये है कि जो चीज़ हाइलाइट करने वाली थी कि ये सिर्फ 9 मिलें 90 में से तकरीबन 9 मिलों पे रिपोर्ट दे के उसमें भी वो ले दे के वो 3-4 नाम गर्दिश कर रहे हैं कि वो जो है वो जहांगीर तरीन का नाम है, एज़ इट इज़ कि अगर 22% कैपेसिटी उनकी है शुगर की और उसने कोई जुर्म कर लिया, और उसके बाद फिर वो हमजा शहबाज का नाम आ रहा है, ओमनी ग्रुप का नाम आ रहा है। असल जो चीज़ दूसरी पॉइंट आउट करने वाली है अदर दैन द नेक्सस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी, वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। कि ये लोग जिस तरह हुकूमतों में रहे हैं और जिस तरह इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं, उसके नतीजे में, उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के नतीजे में इन्होंने अवाम की जेबें आज क्या ये पिछले 35 सालों से खाली कर रहे हैं। और आप जिस भी शुगर इंडस्ट्री की बैलेंस शीट देखिएगा, उसकी बैलेंस शीट आपको हरी-भरी नज़र नहीं आएगी, लेकिन उसके ओनर हुँ। हरे-भरे नज़र आएँगे, उसके तमाम कारोबार फैलते हुए नज़र आएँगे। तो ये रिपोर्ट में जो मुझे दूसरी चीज़ जो थोड़ी-सी मुझे तकलीफ़ दे है और जो मैं आज शाम टॉक शोज़ पे भी देख रहा था, कि सारे का सारा जो इसकी एंगलिंग है, ट्विस्टिंग है, वो सारी की सारी एक सियासी शख्सियत के गिर्द है, जिसे भट्टी साहब ने अभी नाम दिया है कि जी वो सियासी जो इंतकाम इन्होंने लेना है, उसकी छाप आ गई है। उसकी वजह से मुझे डर ये है कि अगर पिछले 35 सालों में पहली दफ़ा ये कातिल बेनकाब होने लगा था, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो नकाब उतरने लगा था और जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इश्यू सामने आए, वो सारे के सारे एक ही बख्श जुम्बे कलम में वो पीछे चले गए और चंद शख्सियात ऊपर आ गई। और आप ये देखिएगा कि अगले आज से लेके ला 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 करके हमने इसी तरह शख्सियात के ऊपर बात करनी है। तो जो इसका रियल कोर इश्यू है, मुझे खौफ ये है कि ना रिपोर्ट में उसको हाईलाइट किया गया और वो जी, पीछे चले जाना। दूसरी बात बिल्कुल पे ठीक है। उसमें आ जाए जी, कि ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इसने मुल्क में कुछ और भी जुर्म किए हैं। मुझे आप ये बताइए कि हमारे एग्रीकल्चर में पानी की शॉर्टेज है। जी पाकिस्तान एक बिल्कुल है। ज़माने में कपास का दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क था। अच्छा, जी, इसी पॉलिटिकल इकोनॉमी का नतीजा है भाई कि मिड 90 से ऑनवर्ड कॉटन की जो क्रॉप है वो सुकड़ती चली गई और पानी की हुँ, शॉर्टेज होने के बावजूद जो हमारी गन्ने की क्रॉप है वो बढ़ती चली गई। और हुँ, नतीजा ये है कि फैसला करने वाले भी ये थे, शिकायत लगाने वाले भी ये थे, मुनसिफ भी ये थे, सब्सिडियाँ लेने हुँ, वाले भी ये थे, देने वाले भी ये थे। तो नतीजा ये हुआ कि भाई वो जो हमारी पूरी एक इकोसिस्टम था एग्रीकल्चर का, क्रॉप मिक्स जो था, उसकी भी इन्होंने ऐसी की तैसी फेर दी।
अच्छा, उसके बिल्कुल बाद सही। ये आ जाइए आखिर पे कि ये रिपोर्ट जो है, इसका टोटल फोकस ये रहा कि जब एक चीज को आपने जिम्मेदारी को फिक्स करने की बजाय आप बहुत ज्यादा फैला दें उसका दायरा कार, तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि वो चीज जो है वो जब को कोर्ट ऑफ लॉ में या कल को किसी फोरम पे जाएगी तो वो वैसे ही खत्म हो जाएगी। अब इन्होंने किया है कि इन्होंने जो जो नाम इनको याद थे या ठीक है, हमारी इंडस्ट्री में या हमारी इकोनॉमी में आते हैं, इन सारों को जिम्मेदार करार दिया। इन्होंने कहा बिल्कुल कि जी सही। इसमें एसबीपी का भी कसूर है, इसमें हुँ, जी एसईसीपी का भी कसूर है, इसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी कसूर है, इसमें एफबीआर का भी कसूर है, इसमें केन कमीशन का कसूर है। तो भाई को 2-3 और नाम थे तो वो भी डाल लो। तो वो भी भाई डाल ये कहना बड़ा आसान है कि उनका कसूर है। क्या कसूर है उनका? कंपटीशन हाँ, कमीशन के तमाम जो कमिश्नर हैं, वो अपॉइंट करती है हुकूमत। और पिछली हुकूमत जो अपने गुजरी है मुस्लिम लीग नवाज की, कैफियत ये थी कि उन्होंने एक वक्त ऐसा भी गुजरा है कि सिर्फ एक कमिश्नर उनका था। उनकी जो एक जुडिशियल पावर होती है कमिश्नर सारे होने की, नतीजा ये है कि कमीशन आपका डिफंक्ट रहा है। यही हालत जो है ना वो बेनजीर के जमाने में रही है, यही हालत जो है ना वो शौकत अजीज के जमाने में रही है। तो भाई इन इदारों का तो सत्यानाश हमने किया है। खालिद मिर्जा साहब जो है वो 2002 के लगभग कंपटीशन कमीशन के भी रहे और एसईसीपी के भी फाउंडिंग जो है ना वो रहे। उन्होंने उस वक्त भी जब ये क्राइसिस आया तो उन्होंने कहा कि खुदा का नाम माने, अगर आपने इस इंडस्ट्री को और कंज्यूमर को बेनिफिट देना है तो बेहतर ये ठीक है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है और जिसके इर्द गिर्द जो पॉलिटिकल इकोनॉमी आपने खड़ी की हुई ठीक है, है, बेहतर ये है ठीक कि है, आप इसे मार्केट ठीक, फोर्सेस ठीक, के स्पुर्द कर दें और डिमांड ठीक। एंड सप्लाई पे चलने दें तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ये वो किसी के हक में नहीं है, फायदे में नहीं है। हमारे जो हाँ, सियासतदानों की और ये जो 15-15 20-20 करोड़ की जो आपकी इलेक्शन कैंपेन की फंडिंग है वो कहाँ से आती है? तो ये वो बिल्कुल सही, इश्यूज थे जो इन रिपोर्ट को हाईलाइट करने करने चाहिए चाहिए थे। थे, बट अनफॉर्चुनेटली पूरी गुफ्तगू जो आज मैं मीडिया पे सुन रहा हूँ और इस रिपोर्ट में भी ये वो चीजों को हाईलाइट नहीं किया गया। मैंने इसी को मौजू बनाया अपने कॉलम में भी और ठीक, इंग्लिश के जो मेरे ठीक, आर्टिकल्स भी ठीक हो हैं गया, कि ठीक हो इसमें गया। रियल इशू मैं दोबारा कॉन्फ्लिक्ट आता ऑफ हूँ जी आपकी इंटरेस्ट तरफ। और इस पॉलिटिकल इकोनॉमी को एक्सपोज करना है जो अनफॉर्चुनेटली ठीक, पीछे चला गया और चंद शख्सियात जिनके खिलाफ आप काम करना चाह रहे हाँ हैं, जी, बस जी, उन्हीं जी, के नाम का आप ढोल बजाए जा रहे हैं। वो उस शख्सियात के खिलाफ तो जी हमने वो पूरा टीम लॉन्च की हुई है जी, पूरी हमारे पास ग्रुप है जो दिन रात उन पे बैठ के तबर्रा करते हैं, तो उनको और मटेरियल फ्राहम करने की कोशिश हो रही है। ये एक तारीखी आज मौका सोशल ज़ाय मीडिया कर के दिया ना ऊपर कि आपने एक बड़ा उम्दा जी, मौका था, एक रिपोर्ट सामने आई, एक बहुत जी, बड़ा जी, 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 वाकया जी, सामने आया, जी, जी, तो जी, उसकी जी, फाइंडिंग में उन उन बुनियादी चीज़ों को तो लेके आए जो स्ट्रक्चरल सही। एनैमली है हमारी इकोनॉमी की, चले हमारी चले पॉलिटिकल मैं इकोनॉमी आता हूँ की, जी इस हमारी तरफ, मैं पॉलिसी आता हूँ साइंस इस की, तरफ, वो मैं ज़ाय हो आता रहा हूँ। है। वो मेरे ख्याल में तो ये मौका इन्होंने ज़ाय कर दिया इस रिपोर्ट की शक्ल सही में। सही सही। आज सोशल मीडिया के ऊपर ये बात कही गई कि मौजूदा हुकूमत जो है वो जहांगीर तरीन साहब के जो स्पेंडिंग है उसकी मरहून मिन्नत है, जितना उनका जहाज चला है। तो अगर वो जहाज जो है वो इस नजायज दौलत से चला है जो हुकूमत के बकौल नजायज है, तो इसका मतलब है फिर हुकूमत भी तो है जी, वो ये काफी ज्यादा इसके ऊपर लेदे हो रही थी। तो इसी तरह के सर सवाल उठने चाहिए जब मैं कहता हूँ कि ये जी, कैंपेन फंडिंग और ये जितनी भी हमारी ठीक, सियासत में जो पैसा आता है, ये ठीक को है, मतलब है कि इसके कोई बैंक चालान जी को वाउचर तो नहीं होते ना, ये कहाँ से सही, आता है? ये जी कच्चे से ही बिल्कुल। आता है जिसका वो जिक्र आज जी, कर रहे हैं शुगर मिलें मौसूफ। जो तो हैं जी लिहाजा ये हमारी बुनियादी बातों पे आए ना। शुगर मिलें हमारी इतने लोगों की हैं और इतने डाइवर्सिटी है उनकी कि इसके ऊपर ना सिर्फ कि हम आइनी तरमीम कर सकते हैं बल्कि मार्शल लॉ भी लगा सकते हैं। इतनी ज़्यादा शुगर मिलों की ओनरशिप डाइवर्सिफाइड है। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी शुगर मिल फैमिली है, जिनके पास कहा जाता है मुबैना तौर पे 32 प्लस शुगर मिलें वो फैमिली ओन करती है। जहांगीर तरीन भी उसी फैमिली के चश्मो चिराग हैं, इनके कज़न हुमायूं अख्तर भी, और उनके कज़न जो हैं वो शमीम अहमद ख़ान भी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 2 महीने पहले एक शुगर मिल परचेज़ की है और हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा पैसे वहाँ पे भेजने की लीगली इजाज़त दी है ताकि वो ऑस्ट्रेलिया में एक शुगर मिल ओन कर सकें। मियाँ साहब, ये आपकी तरफ काफ़ी लंबा ही हो गया, आपको इंतजार करना बड़ा पड़ेगा। लर्न किया मैंने, बहुत बड़ी अच्छी बात। अब आप देखिए कि अगर ये शुगर मिल मालकान आईनी तरमीम कर सकते हैं तो फिर तो इनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता ना जी, जितनी बिल्कुल, देखें पहले हर तो पॉलिटिकल पार्टी में है, हर अदारे में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, पाकिस्तान का लीगल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, प्रोसिक्यूशन, बाकी सारा सिस्टम इसमें शामिल करके मैं बात कर रहा हूँ। किसी एक सिस्टम पे वो अदम एतमाद का इजहार नहीं कर रहा। हमारा जो वतीरा रहा है यहाँ पावरफुल लोगों का, जो एक्सप्लॉयट करते हैं आम क्लासेस को, अवाम को, किसानों को, गन्ने की जैसे ख़रीद में जो कुछ होता है वो जो FDRs और TRs और क्या क्या दिए जाते हैं, ठीक है, और जो कीमत मुतय्यन होती है उससे कितनी कम कीमत पे उनको पैसा दिया जाता है और तरसा के, और उसमें भी कई नकाइस निकाले जाते हैं। यानी हत्ता कि किसान के पास वो पैसा ही नहीं बचता अगली क्रॉप के लिए। तो यानी ये जो एक्सप्लॉयटेशन इस लेवल पे हो रही है पॉलिटिकल पैट्रोनेज के साथ,
यानी ये कार्टेलाइजेशन से भी बड़ा गुना है। ठीक। यानी कि पूरे का पूरा सिस्टम जो है, आपने देखे एक बहुत अरसा इकोनॉमिक रिपोर्टिंग की, कॉमर्स रिपोर्टिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ मुंसलक भी रहा। हाँ, जब आप अंदर से मैंने जॉब करीब करते से देखा, बल्कि भट्टी साहब बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे, एक सेक्शन अफसर से बड़े ताकतवर को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि जब इंपोर्ट पॉलिसी या ट्रेड पॉलिसी आती थी तो वो जो उसमें सिर्फ 2 या 3 बड़े बड़े अफसरान मौजूद होते थे। एक तो विजन तो चलो हुकूमत वक्त देती है, प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर फॉर कॉमर्स या काबीना, कि जी हमने ये पॉलिसी बनानी है, ये लाइन होगी, ये टाइड आइटम होंगे, ये फ्री आइटम्स होंगे, ये इंपोर्ट आइटम होंगे, एक्सपोर्ट का ये इंसेंटिव्स दिया जाएगा, ये रिफंड रिबेट पॉलिसी होगी। आगे जाके उसकी तकनीकी एतबार से वो काम किए जाते हैं। उसमें सेक्रेटरी कॉमर्स होता है, एडिशनल सेक्रेटरी बैठते हैं, उनमें एक वो जो सेक्शन अफसर भी बैठते थे। जब ट्रेड पॉलिसी आनी होती थी तो रात को वो कुछ बहुत सारे बड़े बड़े जो माफिया वालों को, वो बाद में सेक्रेटरी हो गए और बड़े पावरफुल सेक्रेटरी थे। भट्टी साहब मेरे समझ गए होंगे, इस्लामाबाद में बैठे हैं, इनके तो नोटिस में होती हैं ये चीज़ें। तो बाद में वो बड़े पावरफुल आदमी बन गए। तो वो बड़े बड़े बैरन्स, ये जैसे जिनका भी हम नाम ले रहे हैं, वहाँ उनको एक रात की बता दी जाती थी कि अगले दिन ये बैन आ रहा है, आज से 4-5 रोज़ के बाद तो ये कीमतें आसमानों पे चलेंगी, आप ये चीज़ें मंगवा के रख लें, आप ये कर लें। SROs का जो माफिया चला, ये आपके नोटिस में है। रातों रात एक SRO होता है, एक चीज़ पे पाबंदी लगा दी जाती है, फिर अगले दिन वो पाबंदी खोल दी जाती है। तो ये जो मेरा ख्याल है कार्टेल, बिल्कुल मेरा ख्याल है खालिद साहब की बात मुझे अच्छी लगी कि पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये जो पॉलिटिकल पैटर्नेज ऑफ एवरी सिन, हर गुना या हर वो एक्सप्लॉयटेशन जो आवाम की हो रही है, वो उसके जो पॉलिटिकल पैटर्नेज है। शुगर मिल एक इंस्ट्रूमेंट है, सही, यानी शुगर मिल्स एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये बड़ा एक कामयाब इंस्ट्रूमेंट रहा है। इसको कितने आसानी के साथ आप जो भी एक ताजर जेन का जो आपका पॉलिटिशियन है, उगता कहता है जी शुगर मिल लगा लो। इसका मतलब दाल में कुछ काला है, अंदर की उनको पता है कि SRO या ये जो माफियाज है। सेकंडली एक माफिया टैक्टिक हमारे यहाँ अभी तक कामयाब है। हाँ। वो आपने हाई कोर्ट रिपोर्टिंग भी की है। जी बिल्कुल। मैंने पहले कहा मैं किसी इंस्टीट्यूशन पे अदम एतमाद नहीं कर रहा। सही। जब आपने कहीं से जान छुड़ानी हो तो उसका मुकदमा कर दिया जाए, या उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन कर दी जाए, या उसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी लॉन्च कर दी जाए, या फिर एक और काम जो गांव में पिंडों में हमारे अक्सर होता है कि कत्ल एक ने किया, 50 का नाम लिखा, 50 का नाम लिखवा, तो वो जाग रौले में बात पड़ जाती है। जी ठीक हो गए, ठीक हो गए। भट्टी साहब, ये जो आज प्रोग्राम हुए हैं 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे, उन सब के अंदर एक ज़ात वाला बाबरकत जो है वो ज़ेरे फोकस रही है। आहा, मैंने क्या टर्मिनोलॉजी दरियाफ्त की है, ज़ेरे फोकस रही है, और वो है आपके दोस्त सलमान शहबाज साहब की, कि जनाब वो लुट के खा गए जी, वो लुटेरों के सरदार थे। और जहांगीर तरीन साहब ने भी ट्वीट किया, सरगना नहीं कहा उन्होंने, हाँ जी सरगना, जहांगीर तरीन साहब ने सबसे पहले रिएक्ट किया। मैंने जो उनका रिएक्शन पढ़ा, मैं चूंकि ट्विटर पे उनको फॉलो करता हूं, उन्होंने कहा कि ये इससे ज़्यादा रबिश और वाहियात रिपोर्ट नहीं हो सकती जो कि एक बिजनेस प्रैक्टिस को क्राइम के तौर पे पेश कर रही है। ये उनका क्रक्स था, वो जो उन्होंने उस पर किया। उन्होंने कहा हम एक एक इल्ज़ाम को गलत कहते हैं और इसका जवाब देंगे, किसी भी फोरम के ऊपर आप इसको लेके आइए। अब ये सलमान शहबाज साहब का मेरी नज़र से नहीं गुजरा रिएक्शन इसके ऊपर, या उनके वालिद ग्रामी का। रईस साहब मैं बता देता हूँ जी, सलमान शहबाज साहब से मेरी लंदन बात हुई कुछ देर पहले। अच्छा। उसके बाद मुझसे जाती तौर पे? जी जाती तौर पे, बकलम खुद। अच्छा। तो वो मुझे हंस रहे थे, वो भी कहते हैं कि इतने बेवकूफ़ हैं ये लोग कि रिपोर्ट बनाते हैं, हीरे हैं यार, ऐसे ना करें यार। अच्छा चलें जी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ जी। इतने अच्छे हीरे, नालायक हीरे हैं कि वो समझ ही नहीं आई उनको कि क्या बनाना था। कहते हैं कि मेरी मिल की जो 25 तो फिक्रा आया जिन्होंने उन्होंने रिपोर्ट लेके देनी सी, उन्होंने ही समझ नहीं आई कि अब उसमें उन्होंने जो 25% दोनों का जो हिस्सा था, दोनों भाइयों का, बाकी फैमिली का, वो उसमें उन्होंने कहा जी कि हमने तो एक्सपोर्ट के अंदर हमारा तो शेयर ही नहीं है, वो एक्सपोर्ट ही नहीं की। हमने तो 78 करोड़ रुपया जो बचा है हमें, या 78 करोड़ हमारे खाते में ये डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, वो हमने लोकल मार्केट में बेची है सारी, हमने तो एक्सपोर्ट की नहीं है। तो जब हमने एक्सपोर्ट ही नहीं की तो हमारा नाम उसमें क्यों आया? उसके बाद बड़े मजे की बात यह है कि 88 या 90 मिले हैं टोटल, उसमें से सिर्फ 10 मिलों का बताया गया है। उसमें से भी रगड़ा जो है वो सारे का सारा हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की मिल को लगाया गया। पाकिस्तान की रईस साहब तारीख ये है कि पाकिस्तान ऐसा अच्छा खूबसूरत मुल्क है
कि गुज़िश्ता 73 साल से लोग इसको लूट रहे हैं और ये लूटता चला जा रहा है। इसकी इज्जत भी लोग लूट के ले जाते हैं और सारा कुछ लूट के ले गए हैं। इसके हिस्से भी दे देते हैं जी, हिस्से भी दे देते हैं, कभी अफगानिस्तान को दे देते हैं, कभी जिसको हम किराए पे दे देते हैं, फिर आ जाते हैं। अब उसमें देखें कि 17 में कहा गया जी कि 41 रुपए, उस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 41 रुपए किलो चीनी बाजार में बिक रही थी और 35 रुपए 6 पैसे पड़ती थी, और 18 में 42 रुपए थी, 36 रुपए 6 पैसे थी, और 19 में जब तहरीक इंसाफ का दौर शुरू हुआ उससे पहले 51 रुपए पड़ती थी और 46 रुपए 6 पैसे होनी चाहिए थी, और 5.2 अरब रुपए की हर 1 रुपया अगर बढ़ा दें 1 किलो चीनी के पीछे, सिर्फ किलो के पीछे 1 रुपया बढ़ाएं तो 5.2 अरब रुपया बचता है जी मिलों को। अब मुझे बता दें कि कौन सा ऐसा कारोबार है, मैं तो आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूं कि एक मिल जो है चीनी की, मुझे उसे गन्ना उसमें से निकाल के साइड से दूसरी जाने से वैसे ही निकल जाए, वो एक मुझे बना दें। 29 अरब रुपए की कहते जी सब्सिडी दी गई, बिल्कुल मान लिया हमने, और आज फिर 8 सालों में फिर उसके बाद सिंध के ऊपर चढ़ाई कर दी। जहांगीर तरीन साहब सबसे पहले नंबर पे जमालदीन वाली का आया, जेडीडब्ल्यू जिसको आप कहते हैं, लोगों को पता ही नहीं जेडीडब्ल्यू है क्या। ये जमालदीन वाली शुगर मिल इंडस्ट्रीज है, ये सारी की सारी ओन करते हैं जहांगीर तरीन साहब, बताते खुद ब कलम खुद। उसके बाद आता है रेनियार खान ग्रुप। मैं आफरीन, मैं कुर्बान जाऊं इस रिपोर्ट बनाने वालों पे कि खुसरो बख्तियार साहब तो जी वो चूंकि उनका भाई करता है तो वो उनके भाई के जिम्मेदार तो नहीं है। तो फिर बात यह है कि फिर तो मिल तो है सलमान शहबाज की, तो फिर उसका अब्बा जिम्मेदार कैसे हो गया जी? जी बिल्कुल। आज ही मियां शहबाज शरीफ ने बड़े अब्बे पे जिम्मेदारी ज्यादा, ठीक है ना? नहीं, लेकिन अब्बा जिम्मेदार होता है जी, अब्बे की ज्यादा, जैसे नवाज शरीफ का नवाजी जिम्मेदार था अपने अब्बे का ना, लेकिन बेटों का जिम्मेदार भी। अब उसके बाद कहा जी शरीफ ग्रुप ने तो मिल ही बांधा है। हाँ। उनकी तो मिले ही दोनों बांधा है, वो तो इसलिए छूट गए। और उसके ऊपर भी पता नहीं इस कमीशन पे रिपोर्ट, वो अच्छा 78 करोड़ रुपए को रगड़ रहे हैं। जिस शख्स ने 6-7 अरब रुपया कमाया है उसको कोई पूछ नहीं रहा। जहांगीर तरीन साहब को, अहमद महमूद साहब का नाम आपने नहीं लिया जो साबिक गवर्नर पंजाब थे, वो भी तो इनके साथ है। रेनियार खान ग्रुप उन्हीं में है, मखदूम साहब है जी, उन्होंने ले लिया। उसके बाद आप ये देखिए कि 140 रुपए अगर गन्ने की कीमत थी, उसकी प्राइस थी स्पोर्ट प्राइस 140 नहीं, पहले 140 थी ना जी। अगर उस पे 120 या 100 पे काश्तकार बेच रहा है तो आपने उस वक्त नोटिस क्यों नहीं लिया? 17 से शुरू कर रहे हो भाई, हमारी जेबें जो हैं, आपने हमें लूटा है। आपने जो बगैरती और जो जिल्लत हमने दिखाई है ना, वो लूटी आपने 19 में, तो हम 17 में क्यों कह जाए? चलिए ब्रेक पे जा रहे हैं जी। प्रोग्राम का ये सेगमेंट बहुत लंबा हो गया, सारे जज्बाती थे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम फिर थोड़ा सा कोरोना खेलेंगे। प्रोग्राम में वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर हम बात कर रहे थे पिछले सेगमेंट में शुगर रिपोर्ट के ऊपर, और अब हम बात करेंगे कोरोना के ऊपर। जो अपना मुबारक हो, क्योंकि चांद की रात या आज से लेकर रात 10 बजे तक ओपन होना है भट्टी साहब जी। आज उन्होंने वज़ीर सनत ने कहा जी कि आज से ओपन कर दें आप, लेकिन उमूमन कल से करेंगे ये जी, ईद की चांद रात तक। लेकिन जिसने सुन लिया है वो आज से कर लेगा, जिसने नहीं सुना वो कल से करेगा। रात 10 बजे तक जी मार्केटें खोलने का ऐलान हो गया है। और अपना भट्टी साहब, बात वहीं पे आ गई, लेकिन इस वक्त एक अफवाह बड़ी घूम रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि ईद के बाद का जो लॉकडाउन है वो दोबारा इम्प्लीमेंट होगा। मुमताज़ भट्टी साहब, और ज़रा मुख्तसर रखिएगा क्योंकि टाइम कम है इस सेगमेंट में, क्योंकि इसमें जितनी की बीमारी फैल जाएगी। अब देखें ना, आज भी 50 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो गई, और अब ये 50 का फिगर अगर ये मेंटेन करता है अगले कुछ और कोई 8-10 दिन तक, ईद के बाद तक, तो इसका मतलब है कि हम एंटर होने लगे हैं उसके अंदर जो पीक वाला वो है ना जी, स्पाइक कह लें या उसको, या ट्रेजेक्ट्री कह लें। मौजूदा हुकूमत को बड़ा पसंद है जी ये लफ्ज़, पीक ट्रेजेक्ट्री में हम एंटर होने लगे हैं तो नहीं कह रहे। तो फिर उस पर हमें करना पड़ेगा जी। और इस वक्त ये अफवाह है कि ईद के बाद ज़्यादा खौफनाक लॉकडाउन जो है वो होगा, और खाकी वर्दी वाले करवाएंगे, सब्ज़ या काली वर्दी वाले नहीं करवाएंगे। भट्टी साहब। देखिए रिजवान साहब, मैं तो पिछले कुछ अरसे से ये बात कह रहा हूँ, पिछले 3-4 महीने से लगातार, कि इक़्तिदार के गुलाम गर्दिशों के अंदर कोराम की साजिशें मची हैं और इस वक्त ये पीक के ऊपर हैं। ये पहले आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अब ये बाकायदा जो है वो अपने अरूज के ऊपर पहुँच गई हुई हैं।
और इसमें अब कोरोना कहाँ रह गया, किधर गया, अवाम कहाँ गए, किधर गए। देखिए, इक़्तिदार के ऐवानों में जब लड़ाई छिड़ती है मुख्तलिफ तबकों की, और ये तबकाती मफादात के ऊपर छिड़ती है, कभी अवामी मफादात के ऊपर नहीं छिड़ती, तो वो तबकाती मफादात के हवाले से देखें एक पॉलिटिकल मनूवरिंग अंदर से जारी है पार्टी के अंदर, पीटीआई के अंदर से। मिसाल के तौर पे मुझे मालूम है कि काफ़ी अरसे से जो लोग जहांगीर तरीन के साथ राब्तों में थे उनकी निगरानी जो है वो की जा रही थी, और फिर जिनका उनको कंफर्म हो गया कि ये लोग क्लोज राब्तों के अंदर हैं, फिर उनकी चीज़ें निकाली गई और उनके ऊपर जो है वो केसेस की तैयारी की गई और उनको खबरें जारी करवाई गई ताकि वो खौफजदा होकर पीछे हट जाएं। तो देखिए, ऐसे में कोरोना कहाँ एग्जिस्ट करता है ये मुझे नहीं मालूम। काबीना के इजलास के अंदर आज भी जो है आपसी जंग जो है वो जारी रही और एक दूसरे के ऊपर जुमलेबाजी भी हुई और लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के सवालात भी उठाए, और जहांगीर तरीन के साथ जिन लोगों की बड़ी कुर्बत थी उन्होंने उस्मान बुज़दार के हवाले से भी सवाल उठाए। और ये बात मैंने बहुत पहले भी जिक्र की थी कि उस्मान बुज़दार साहब ने, सीएम पंजाब ने एक सेक्रेटरी के वर्बल उसके ऊपर के जी वफाकी काबीना से मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने मंजूरी दे दी है तो आप भी मंजूरी दे दें, सर्कुलेट करके जो है वो उसकी मंजूरी हासिल की गई। ये जो सब्सिडी वाला का मामला था, तो अब ये या तो ये पूरा खुलेगा चैप्टर और पूरा खुलेगा तो सब लपेटा जाएगा, निज़ाम जो है वो फिर उसमें इतनी सख्त नहीं है कि वो इतना सारा बोझ जो है वो बर्दाश्त कर सके। अब रह गया कोरोना जिसकी बात आप कर रहे हैं, 15,000 टेस्ट हुए, 15,000 में से 21,200 जो है वो आज पॉजिटिव आए हैं मुल्क भर के अंदर। तो एक चीज़ बेहतर हुई चले कि टेस्टों की तादाद जो है उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे तादाद में इजाफा हुआ है मरीजों की तादाद बढ़ना शुरू हुई है और हेल्थ सिस्टम के ऊपर जो है वो बोझ बढ़ रहा है। अब देखते हैं सस्टेन कितने दिन करता है, लेकिन इस वक्त तक की जो सूरत हाल है, ठीक है, फर्स्ट टाइम 350 लोग जो है वो क्रिटिकल हैं, वेंटिलेटर के ऊपर हैं। 350 लोग रिजवान रईस साहब वेंटिलेटर के ऊपर हैं इस वक्त, जो कि नॉर्मली 50, 60, 70 लोग वेंटिलेटर के ऊपर एक वक्त में हुआ करते थे आज से महीना पहले। तो 350 लोग अगर वेंटिलेटर के ऊपर हैं और रोज़ाना की यौमिया जो अमवात की तादाद है वो आलमोस्ट 40 to 50 हो चुकी हुई है, तो इट मीन्स ये 50 का हिस्सा क्रॉस करने जा रही है ईद के फौरी बाद, और आपको ईद के बाद इस हवाले से बुरी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। उसके ऊपर हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी अब ये आने वाले दिन बताएंगे। क्या ये आपस में दस्तों गिरबान रहेंगे या ये सिस्टम जो है इसमें इतनी सख्त नहीं और ये गिरेगा। जो अंदर इक़्तिदार के अंदर जो लड़ाई शुरू हुई है, अपोजिशन की कोई लड़ाई नहीं है, रिजवान रईस साहब वो क्वारंटाइन के अंदर है, लेकिन अंदर जो लड़ाई शुरू हुई है ये नतीजा खेल साबित पड़ा है। भट्टी साहब टाइम कम था इसलिए मुझे काटना पड़ रहा है। खालिद साहब मुख्तसरन बताइएगा कि चलिए ये अब तक तो हमने खोल के लोगों को खुश भी कर दिया, राज़ी भी कर दिया। मैं पहली दफ़ा इंकशाफ हुआ कि लोग इतने बेताब थे, जिस तरह टूट के लोग बाज़ारों में पड़े हैं। शायद हमारी टाइम की मिसमैनेजमेंट थी या क्या था, लेकिन चीज़ें ख़राब होने जा रही हैं सर। जी अनफॉर्चुनेटली इंडिकेशन यही है। मैं पिछले 2-3 दिन में ऐसी रिपोर्ट्स देख रहा था कुछ कि ग्लोबली जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसमें पॉजिटिविटी का रेशियो अबाउट 4.4% के लगभग है। अच्छा, इंडिया में जो रिपोर्ट जो पॉजिटिविटी का रेशियो है दैट्स स्लाइटली ओवर 8%। पाकिस्तान में पिछले 2 से 3 दिनों में जितने भी टेस्ट हुए 14-15 हज़ार, उसमें रफली 10 से 12% जो है ना वो पॉजिटिव निकल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। अब जबकि हमने टेस्टों की कैपेसिटी सिंध की हद तक तो बढ़ाई है, पंजाब में आप देखिए कि आबादी के एतबार से सिंध से 3 गुना ज़्यादा होने के बावजूद हमारे जो टेस्टों की तादाद है वो उस अंदाज में नहीं बढ़ाई। तो ये भी एक फैक्टर है कि हम कुछ थोड़ा सा एक सिस्टमेटिकली अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं और फिर हम क्रेडिट भी लेते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की निस्बत हमारा जो है वो कंट्रोल बेहतर है। इसमें एक फैक्टर कन्वीनियंटली हम ये भूल जाते हैं कि मिड ऑफ अप्रैल मार्च से लेके कराची में और उसके बाद पंजाब में और बाकी जगहों पे भी ये जो लॉकडाउन रहा है मार्च में और अप्रैल में और अब आके तकरीबन मई में जब हमने चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, तो ये जो 2 महीने का पीरियड है इसने काफ़ी सक्सेसफुली मेरा ख्याल है उस
कर्व को थोड़ा सा फ्लैटन करने में हेल्प आउट किया है, जिसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा और हर बंदा जो है दर-दर करके हुकूमतों के ऊपर तनकीद कर रहा है। तो वो जो पार्शियल या फुल्ली लॉकडाउन था, मेरे ख्याल के मुताबिक इस वबा के फैलाव में उसने एक रोल अदा किया। अब जिस अंदाज में हमने मार्केटें खोली हैं, अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा कि लोग तो यूँ टूट पड़े कि जैसे पता नहीं क्या था। अब इसमें सबसे ज़्यादा तो रोना आता है हमारे लोगों की अपनी अकल के ऊपर और हमारी अपनी सिविक सेंस के ऊपर। ठीक है, इकोनॉमी ज़रूरी है, लोगों के जिन्हों के रोज़गार वाबस्ता हैं इस ट्रेड खुलने से, उनके लिए ये अहम है कि मार्केटें खुलें, ट्रांसपोर्ट खुले, बाकी चीज़ें खुलें। लेकिन ये है कि उसमें थोड़ा-सा फिर एहतियात के तकाज़े आने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं हुकूमत का तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक सियासी पोस्चर लेके उन्होंने कहा कि जी हमारा खजाना खाली है, अब किसको कैश डिसबर्समेंट हमने देनी है, दे भी नहीं सकते, लोग भी परेशान थे। उन्होंने यूरोप ने तो काफ़ी देर बाद सिस्टमैटिकली अपने आप को ओपन अप करने की कोशिश की। हमने वो उसका पॉलिटिकल माइलेज भी लेने की कोशिश की कि जी हमें बड़ा दर्द है लोगों का, और जिस अंदाज में हमने अबड़-दबड़ करके इसको सारे को खोल दिया है, खदशा वही है जिसका आप इशारा कर रहे हैं। और मैंने जिस तरह गुज़ारिश की कि अगर पिछले 3-4 दिन के इस हफ्ते के पॉजिटिविटी रेशो टुवर्ड्स द टोटल टेस्ट ले लें, तो ये ट्रेंड बहुत खौफनाक और ख़तरनाक नज़र आता है। डर लग रहा है, अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ठीक मियां सैफुर रहमान साहब, ऐसे लगता है कि लोग खुदकुशी पे माइल हैं। ये हमारा तासुर है या ये तासुर दिया जा रहा है? क्योंकि जान तो हर एक को प्यारी होती है। जिस तरह लोग मार्केटों में जा रहे हैं, या हम उसको तमाशा देख रहे हैं कि हम ट्रेड वर्किंग आवर्स के अंदर या ट्रेडिंग आवर्स जो हमारे नॉर्मली होते हैं, और हमारी कौम जो है वो एक ऐश प्रस्त कौम लगी है कि वो सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक खुला हुआ है, लेकिन उन्होंने मार्केट में कदम 3 बजे ही रखना है या 4 बजे ही रखना है। ये कुछ ऐसे तासुर मिले तो जैसे फिर बड़े तो मचेगा ना। थोड़े हुए थे, जैसे किसी कैद से अचानक निकाले गए और लॉकडाउन थोड़ा नरम किया गया और भागम भाग। थोड़े हुए की टर्म बड़ी मल्टी कि उत्तर से हुए थे कि जी हम क्या कैद में हैं ये कोरोना की। ओ जी कोरोना क्या इशू है, कोरोना छोड़ें जी, जब तक जिंदगी अल्लाह ताला की तरफ से है। एहतियात देखें ना, SOP एक पाकिस्तानी कंसेप्ट ही नहीं है सिरे से। मुझे तो ऐसे लगता है कि SOP पे कहाँ पे अमल होना है, किसने करना है, इतनी एहतियात कैसे की जाएगी। एक संजीदगी का तासर एक आया ही नहीं। यानी चलें उसमें आप आवाम को या शहरी को भी जिम्मेदार ठहरा लें, लेकिन एक एज अबव सो बिलो वाला भी एक चलती है, एक आप समझते हैं थ्योरी कि ऊपर से आप इस तरह का तासुर दे रहे हैं कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस तरह के जनाब बस ये अब नरम हमने किया है तो इसका मतलब है कि कोरोना के जो मर्ज है वो थम रहा है। या फिर इस आपका जो इम्प्लीमेंटर है जो खड़ा है बेचारा सिपाही बैरिकेड के ऊपर बैरियर पे, वो भी समझ रहा है कि चूंकि नरम हो गया लॉकडाउन, मैंने हर एक को गुजरने देना है। पहले तो कभी पूछ लेता था जनाब आपने मास्क नहीं पहना, या आप जनाब कहाँ जा रहे हैं, इब्तिदा में ऐसे हुआ। अगर उस तरह का लॉकडाउन उस तरह का भी कर लिया जाता, 10 दिन किए, 10 दिन फिर सख्त कर लिए, 10 दिन फिर, लेकिन इस तरह तो आपने आपको कम से कम अगर आप मैंडेट लेके आए हैं तो आपको लोगों का मिजाज भी इल्म होना चाहिए था आपको कि किस तरह का लोग, इस तरह जिसे अंग्रेजी में कहते थ्रॉन्ग करना, एकदम रश करना, तो वो एक हमारे यहाँ भी कंसेप्ट नहीं है। वैसे जैसे मैंने आपको एक प्रोग्राम में बताया कि ऑस्ट्रेलिया वाटर स्केर्स कंट्री है, तो वहाँ लोगों के तामन से, और साउथ अफ्रीका भी गालिबन बहुत से ममालिक में लोगों ने, सिटीजन्स ने खुद अपने ही तई इमदाद बाहमी के तहत अपने मसाइल हल कर लिए। गवर्नमेंट की पैटर्नेज थोड़ी बहुत थी, लेकिन यहाँ चूँकि ये ऐसा सिस्टम नहीं है या हमारा एक मामला इस तरह का नहीं है, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को देख के फैसले करने चाहिए कि किस तरह लोग बिहेव करेंगे या किस तरह का मैसेज जाने से क्या रद्द-ए-अमल आएगा। बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, यार ये बाकी लोगों ने तो बड़ी लॉजिकल बातें की हैं, इनको जाने दें, लेकिन ये किसी तरह से हम कोरोना जो है ये नवाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ पे नहीं डाल सकते यार, ये सारा उनकी वजह से हुआ है। भाई साहब कोशिश तो कर रहे हैं कि अपोजिशन ने ये फैलाया है, चूँकि अपोजिशन के जो हरकत व सकनात हैं वो इसी किस्म की हैं, वो फैला रहे हैं। चूँकि जिस तरह भारत में हो रहा है, मुसलमानों पे मलबा डाला जा रहा है, हाँ जी, इसी तरह वो कोशिश कर रहे हैं। असल में हमारी जो हुकूमत, आपको चंगेज़ खान याद होगा जी, वो बनाता था खोपड़ियों का मीनार। हमारे जो हुक्मरान हैं ये जिंदा इंसानों का मीनार बनाने चल पड़े हैं। और सिंध के वज़ीर आला जो हैं वो बेचारे बोल बोल कर अब थक के हार के आज उनका बयान आया है कि जी जो मर्जी कर लें, जो वफाक कहेगा मैं कर दूंगा, लेकिन 1 माह के बाद मुझे ब्लेम नहीं करेंगे आप कि यहाँ पे कितने मरीज हैं कोरोना के। तो आज उनका ये बयान आया है और सरकारी तौर पे उसको उन्होंने किया है और वो सारा कुछ हो रहा है। हम मार्केट साहब देख लें, 10 बजे तक कर दें, रईस साहब आप सुबह 10 बजे से लेकर रात 2 बजे तक कर दें, हमने बाज नहीं आना, हमने मास्क नहीं पहनना, हमने फॉलो नहीं करना, हमने हाथ नहीं धोने। हम लोगों को ये कह रहे हैं मसाजिद में जाके देख लें, गुज़िश्ता रात भी और आज भी जाके देख लें कि किस कदर वहाँ पर रश है।
बात यह है कि बिल्कुल ठीक है, अल्लाह से तौबा हमें करनी चाहिए, हमारे गुनाहों की माफ़ी हमें अल्लाह से ही मिलनी है, किसी ने नहीं देनी। लेकिन अगर हम ये सारा कुछ करेंगे और अगर हम वहाँ से बीमारी लेके आ रहे हैं अपने घर पे वापस, अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने प्यारों के लिए, तो मुझे बता दें हम कहाँ खड़े हैं? क्या हुकूमत हमें बचाने आ रही है? जो क्वारंटाइन सेंटर इनके बने हुए हैं, आप ज़रा उधर जाके देख लें, आप रो भी नहीं सकते हैं वहाँ तो जाके, जो हालात हैं उन लोगों के। हम करने क्या जा रहे हैं? हुकूमत ने ना कैपेबिलिटी दिखाई, ना कैपेसिटी दिखाई, और वो रोज़ाना की बुनियाद पर आके तीसरे चौथे दिन एक आधा प्रोग्राम की, ये सास प्रोग्राम है, ये बेसास है, ये इंसाफ प्रोग्राम है, ये टाइगर फोर्स बना दी। पोर्टल भी करते हैं, पोर्टल भी लॉन्च करते हैं। अब पोर्टल लॉन्च कर दें जी, आप डॉक्टर से पता कर लें, डॉक्टर ऐप लॉन्च कर देते हैं, पोर्टल लॉन्च वो कर दें। डॉक्टर कहेगा जनाब आप बीमार हैं, आप पहुंच जाए वहाँ पे फलां जगह अस्पताल पहुंचे, अस्पताल पहुंचे, किट पता नहीं कौन सी है, आज तक यही फैसला नहीं हम कर सके कि हमें किट कौन सी मंगानी है, 1 नंबर है कि 2 नंबर है कि 10 नंबर है, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो पॉजिटिव देगी या नेगेटिव देगी। प्राइवेट आप करवा लें, हमारे सामने मैंने देखा है, मेरे एक बहुत करीबी जानने वाले थे, उनमें ये मसला हुआ, एक दिन उनका नेगेटिव आया, 2 दिन के बाद उनका पॉजिटिव आ गया, और 2 दिन के बाद फिर नेगेटिव आ गया। अब किस रिपोर्ट को वो माने वो बेचारे, लेकिन क्वारंटाइन उन्होंने अपने आप को कर दिया। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत को थोड़े से होश के नाखुन लेने चाहिए। ईद है, सब है, अगर जिंदा रहेंगे तो ईद करेंगे ना। खुशी तभी होती है कि जब आप जिंदा रहेंगे। अगर ईद से 2 दिन के बाद आप जा पड़े क्वारंटाइन सेंटर में या वेंटिलेटर पे, तो फिर किस चीज़ की ईद है रजी साहब? हम ये नहीं सोच रहे, हम ये सोच रहे हैं कि नहीं जी हमने गले भी मिलने हैं, हमने लोगों के घरों में भी जाना है, बड़े फूफे की तरफ भी जाना है, बड़ी ताई की खबर भी लेनी है, उसके बाद बहन की जो लड़ाई हुई है अपने खामन से वो भी सुलझाने जानी है, तो हमने ही सारा कुछ करना है। आप जाके ज़रा सड़कों पे देख लें, इफ्तारी के वक्त 6 बजे अगर आप यहाँ से निकलें गुलबर्ग से, तो आप डिफेंस तक जो है कम से कम आपको 45 मिनट लगते हैं जाने में। आम दिनों में 20 से 25 मिनट लगा करते थे। इतना रश कर दिया हमने। और मार्केटों का तो हाल ये है कि लिबर्टी, आज मैं पार्टियां भी हो रही हैं, इफ्तार पार्टियां भी हो रही हैं, लोगों के घरों में भी हो रही हैं, और होटलों में भी शुरू होगी डके छुपे। पैसे देके पुलिस ने, पैसे ले रही है पुलिस, जिला इंतजामिया पैसे ले रही है। हमने सारा कुछ कर लिया, हमने पार्किंग कहीं नहीं छोड़ी। आप लिबर्टी मार्केट बिल्कुल करीब है हमारे ऑफिस से, आप देख लीजिए कि वहाँ पे जाके 4 बजे के करीब आप जाके देखें लाइनें कितनी हैं गाड़ियों की। वो लिबर्टी गोल चक्कर से लेके लिबर्टी मार्केट तक, एंट्रेंस तक लाइन लगी होती है, उसकी अगली लाइन भी लगी होती है, दोनों साइडें भरी हुई हैं। हमें बिल्कुल कोई खौफ नहीं है, हमें तो खुदा का खौफ तो खैर हम पहले ही नहीं करते हैं। कमाल हम हजूम है, हमें तो शायद पता नहीं है कि जी कोई कोरोना नहीं है। कुछ ने मौलवियों ने कह दिया है, मौलाना हजरात को देखें, हमें मस्जिद का जो मेंबर है। लेकिन भट्टी साहब, खुदा का खौफ करें या ना करें, बीवी से जरूर डरना है, बीवी का खौफ जरूर करना है, वरना वो सड़क पे खड़े होके, पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने बीवी से लड़ना नहीं, डरना है। ऐसा वो तो हो गया, वो सड़क पे खड़े होके आपको पूरी दुनिया में जलील करके आएगी। उसमें कुछ भी नहीं होना, उसमें भी केस में जिस तरह ये आप बीवी से चीनी की केस है ना, जिस तरह चीनी का केस है ना, चीनी कमीशन का, हम तो पहले वो कुछ नहीं होना, वो भी कुछ नहीं होना भाई। एक फिक्रा खालिद साहब, मैंने कहा जी जो मियां सैफुर रहमान साहब कह रहे हैं, हम तो पहले उस पर अमल पै रहे हैं कि बीवी से डरना है, लड़ने की तो सकत ही नहीं है हमने भाई, सकत ही नहीं रह गई। आप हमारा भी यही हाल है जी, अल्लाह आप सबको आसानियां अता करे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए तबसरा निगारों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।